Hello friends, welcome to the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. Today we are going to discuss about regulation of glycolysis. तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है या जो पाथवे है जो कि आप देख सकते हो कि रेस्पिरेशन का पाथवे होता है, राइट? सो इट इज़ गोइंग टू बी रेगुलेटेड विथ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं. एंड इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर CSIR नेट एज वेल एज गेट लाइफ साइंसेज. आप देखोगे कि भाई CSIR नेट में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एज वेल एज गेट लाइफ साइंसेस में भी आते हैं. बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस की. हम ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी साइकिल है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. डायरेक्टली वी आर कमिंग ऑन टू द टॉपिक दैट इज़ हाउ द ग्लाइकोलिसिस साइकिल इज़ रेगुलेटेड. एंड इसमें से कई ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक है सिलेक्ट किया है, राइट? और इस छोटे से वीडियो को देखकर आपका आई होप कि अच्छा खासा बेनिफिट होगा. 4 मार्क का अगर जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से तो इजीली यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट 4 मार्क क्वेश्चन. नाउ लेट अस बिगिन विद द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, पहले हम थोड़े से हिंट ले लेते हैं. ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, राइट? ग्लाइको रिफर्स टू ग्लूकोज एंड लाइसिस रिफर्स टू ब्रेक डाउन. सो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में. तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में तो ये जो पूरा जो साइकिल कहलाता है दैट इज़ योर ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप्स में होता है. कितने स्टेप्स में? 10 स्टेप्स. अब उनमें से 3 ऐसे मेन स्टेप्स है जो कि हम जिनको बोलते हैं रेगुलेटरी स्टेप्स, ठीक है? और रेगुलेटरी स्टेप्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल को रेगुलेट करने वाले स्टेप्स है, करेक्ट? और उनमें से कौन से स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप जैसे कि देख ही सकते हो. दैट इज स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10. तो इस बात को आपको भूलना ही नहीं है कि जो 10 स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस के उसमें से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 10 जो है दीज आर योर रेगुलेटिंग स्टेप्स. फाइन. तो एक बार हम तीनों स्टेप को देख लेते हैं कि स्टेप 1 जो है उसके अंदर हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयन, राइट? जहाँ पर आप देखोगे कि ATP जो है कन्वर्ट हो रहा था ADP में एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म योर ग्लूकोज 6 फोस्फेट. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है वो बन रहा है स्टेप 1 में. और ये इसीलिए रेगुलेटिंग स्टेप है क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. आप देख सकते हो कि एरो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मार्क किया हुआ है. फाइन. देखो अब स्टेप 3 के बारे में बात कर लेते हैं. स्टेप 3 इन्वॉल्व्स द रिएक्शन वेर यू आर फाइंडिंग दैट फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट. यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट जो था वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक और फोस्फेट ग्रुप जो है फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में ऐड हो रहा है एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एंजाइम है दैट इज़ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है. और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ATP जो है कन्वर्ट हो रहा है ADP में. पहले वाले रिएक्शन में एंजाइम था हेक्सोकाइनेज एंड सेकेंड वाले रिएक्शन में एंजाइम है आपका फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. सेकेंड वाला रिएक्शन इन द सेंस आपका स्टेप 3. नाउ जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ द रेगुलेटिंग स्टेप, वन ऑफ द रेगुलेटिंग स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 10. जहाँ पर आप देख रहे थे ग्लाइकोलिसिस में कि फोस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हुआ है आपके पायरुवेट में, जो कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन था ग्लाइकोलिसिस का, राइट? कि पायरुवेट में वो जो है कन्वर्ट हो रहा है. फाइन. यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रहा है दैट इज़ पायरुवेट काइनेज. फाइन. पायरुवेट काइनेज एक्ट कर रहा है एंड यहाँ पर जो आयंस है पोटेशियम आयन अलॉन्ग विथ द मैग्नीशियम भी आ सकता है या फिर आप कह सकते हो कि Mn आयन दैट इज़ मैंगनीज आयन भी आ सकता है. तो कोई भी एक इन दोनों में से विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम आयन यू आर गोइंग टू सी दैट द रिएक्शन इज गोइंग टू एड. फाइन. एंड यहाँ पर आप देखोगे कि 2 ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं 2 ATP में. फाइन. यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रख लेना है कि स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 10 जो है रेगुलेटरी स्टेप्स है, यानी कि इनके वजह से आप देखोगे कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो रेगुलेट होने वाली है. अब वो क्यों रेगुलेट होने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. अभी जैसे कि सपोज मैंने ये फर्स्ट रिएक्शन लिखा दैट इज़ ग्लूकोज जो कि कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में, करेक्ट? अब
एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट है वो इतने ह्यूज अमाउंट में बन जाता है कि प्रोडक्ट ही खुद एज अ इनहिबिटर जो है वो काम करता है, एंड वी आर कॉलिंग दैट फिनोमिनन एज कॉल्ड एज ये जो फिनोमिनन को हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके वजह से इनहिबिशन जो हमें देखने मिलता है रिएक्शन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। और यही जो चीज़ें हैं वो किसके थ्रू होती है, एंजाइम मतलब बंद हो जाता है किसके वजह से, क्योंकि आप जब देखते हो कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर बॉक्स है और उस बॉक्स में मेरे पास रखने के लिए जगह सिर्फ 10 ही कोई चीज़ के लिए है, बट मैं वहाँ पे 11वीं चीज़ डालता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब क्या करेगा, जो मेरे 10 जो लोग उसके अंदर ऐड हो चुके हैं वो क्या करेंगे, एक तरह से इनहिबिट करवाएंगे, मुझे बोलेंगे कि बस भाई अब जगह इसमें नहीं है, आप मत भरो, तो मैं उस रिएक्शन को वहीं के वहीं स्टॉप कर दूंगा। तो मेरा ये जो प्रोडक्ट जो मैंने अंदर डाले थे वही मुझे बता रहे हैं कि बस अब जगह नहीं है, तो आप अंदर फिट मत कीजिए इसे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ द प्रोडक्ट इनहिबिशन इज़ नोन एज। तो यही जो चीज़ है वो आप देखोगे कि एंजाइम का रेगुलेशन जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एंजाइम के मदद से ही आप देखोगे कि रिएक्शन जो है फैसिलिटेट होने वाला है। तो एंजाइम को सिग्नल कौन देगा, आपका प्रोडक्ट देगा कि बस अब ज़रूरत नहीं है ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाने की, या फिर अब ज़रूरत है ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाने की। यानी कि दोनों तरह के रेगुलेशन हम देख सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फाइन। तो ये एक और चीज़ थी जो मुझे बतानी थी इसमें। तो अब आई होप कि आपको ये जो तीनों स्टेप्स है वो पता चल गए होंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ योर ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट, देन सेकंड यानी कि आपका स्टेप 3 फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फोस्फेट बिसफोस्फेट, एंड थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप यानी कि 10th स्टेप जो है फोस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट। तो ये तीनों जो स्टेप है आपको बिना कुछ सोचे समझे याद रख ही लेने हैं, क्योंकि इनमें से जो थर्ड स्टेप है यानी कि स्टेप 3 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 एंड स्टेप 10 भी इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली स्टेप 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर आई वांट टू शो कि किस तरह से अब आप जो है इनहिबिशन का जो प्रोसेस है या एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है एंजाइम के एक्टिविटी के हिसाब से चलने वाला है या होने वाला है। देखो, जो हमने बात की स्टेप 1 की, स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 में हमारा जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है आपका हेक्सोकाइनेज, करेक्ट। सो हेक्सोकाइनेज जो है वो यूज़ हुआ है यहाँ पर एंजाइम जो यूज़ हुआ है स्टेप 1 में दैट इज़ हेक्सोकाइनेज, राइट। तो हेक्सोकाइनेज आप देख सकते हो कि किसी भी एंजाइम के पास एक ऐसी साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, बट एक और ऐसी साइट होती है अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब एलोस्टेरिक साइट पे अगर कोई भी एक पॉजिटिव रेगुलेटर या नेगेटिव रेगुलेटर आके बाइंड करता है तो उस हिसाब से जो एंजाइम है अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। अगर नेगेटिव रेगुलेटर यानी कि इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रेगुलेटर आके बाइंड करता है यानी कि एक्टिवेटर आके बाइंड करता है तो एक्टिविटी जो है वो अच्छे से आपको देखने मिलेगी। तो उसी तरह से हमारे हेक्सोकाइनेज भाई के भी पॉजिटिव एक्टिवेटर्स है और नेगेटिव इनहिबिटर्स है, यानी कि नेगेटिव इनहिबिटर्स यानी कि जो कि उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले हैं। तो पॉजिटिव जो एक्टिवेटर्स है उनके अंदर कौन कौन है हेक्सोकाइनेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो AMP है यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर फॉर द हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जो कि आपके स्टेप 1 का एंजाइम है। और स्टेप 1 का एंजाइम यानी कि आपका ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अगर मान लो कि हाई लेवल्स ऑफ AMP अगर होंगे तो आपका हेक्सोकाइनेज अच्छे से वर्क करेगा और ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है वो बनता जाएगा। बट उसी तरह से अगर मैं इनहिबिटर्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ ATP जो है एज एन इनहिबिटर काम करने वाले हैं, हाई लेवल्स ऑफ ATP। एंड सेकेंड वन जो है, जो हमारा प्रोडक्ट, मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई थी, कहानी इसलिए बताई थी क्योंकि ये इनहिबिटर यहाँ पर एक्ट करने वाला है, राइट। अब ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया भाई,
ये लिखा है मैंने कुछ नहीं, ये आपका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, जो कि आपका स्टेप 1 का प्रोडक्ट है, करेक्ट। तो इससे अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने वो एंड प्रोडक्ट इनिबिशन की कहानी क्यों बताई थी, राइट। तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्टेप 1 रिएक्शन, सो हेक्सोकाइनेज इज एक्टिंग ओवर देयर एज एन मेन एंजाइम, राइट। एंड इस मेन एंजाइम के पॉजिटिव रेगुलेटर यानी कि एक्टिवेटर है और नेगेटिव रेगुलेटर यानी कि इनिबिटर है। तो अब पॉजिटिव रेगुलेटर में कौन आते हैं? हाई लेवल्स ऑफ एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर मान लो हाई लेवल्स ऑफ एएमपी होंगे तो हेक्सोकाइनेज अच्छे से वर्क करके प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल को फेवर करेगा। बट हाई लेवल ऑफ एटीपी अगर होगा तो ये चीज़ इनिबिट होगी, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनिबिट होगी, यानी कि एटीपी क्या करेगा? एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करके हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को स्टॉप करवा देगा। उसी वे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी जो है, जो कि हमारे स्टेप 1 का प्रोडक्ट है, वो भी इनिबिटर के तरह एक्ट करके हेक्सोकाइनेज को बोल देगा कि भाई अब आगे रिएक्शन फैसिलिटेट मत कर, क्योंकि मेरा अमाउंट अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, सफिशेंट हो चुका है। इज़ इट क्लियर? अब आपको आई थिंक ये चीज़ जो है वो पता चल गई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेप 3 में हमने जो देखा है दैट इज़ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, PFK1, ठीक है। ये हमारा मेन एंजाइम था जो कि वर्क कर रहा था हमारे स्टेप 3 में, यानी कि हमारा स्टेप 3 कौन सा था कि जहाँ पर हमने देखा था कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब ये जो स्टेप है इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है, रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप इसीलिए बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये आपको जज करवाएगा कि ग्लाइकोलिसिस होगा या नहीं होगा, क्योंकि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है यही एक एंजाइम है जो कि आप मतलब इसके एक्टिवेशन या इनिबिशन से वंस अगेन आप पता लगा सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भाई के पॉजिटिव रेगुलेटर और नेगेटिव रेगुलेटर कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव रेगुलेटर की बात कर लेते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए। पॉजिटिव रेगुलेटर यानी कि हमारे एक्टिवेटर। तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव रेगुलेटर है पहला है हाई लेवल्स ऑफ एएमपी, यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, हाई लेवल्स ऑफ एएमपी। एंड जो सेकेंड पॉजिटिव रेगुलेटर है यहाँ पर आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज द सेकेंड पॉजिटिव रेगुलेटर, यानी कि सेकेंड एक्टिवेटर जो है वो आपका PFK1 का, PFK यानी कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का जो है पॉजिटिव रेगुलेटर है। अब नेगेटिव रेगुलेटर यानी कि इनहिबिटर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ATP वैसा ही जो पहले स्टेप में हमने देखा था, वहाँ ATP ही, वहाँ पे भी ATP जो है एज अ इनिबिटर काम कर रहा था, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि हाई लेवल्स ऑफ ATP जो है इनिबिटर की तरह काम करेंगे। बट सेकंड जो है वो आपके आ जाते हैं सिट्रेट। तो सेकंड आयंस जो है यहाँ पर एज एन इनहिबिटर काम करेंगे, वो है सिट्रेट आयंस। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर है वो है आपके हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस भी यहाँ पर एज एन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेटर कौन हो गए? AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। यहाँ पर आप ध्यान रख लेना कि ये 2 है, फाइन, 2,6 बिसफॉस्फेट। एंड आपके नेगेटिव कौन हो गए? हाई लेवल्स ऑफ ATP एंड हाई लेवल्स ऑफ सिट्रेट आयन एंड हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हाई लेवल्स ये ATP, सिट्रेट या फिर H+ आयंस का लेवल अगर बढ़ जाता है तो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के इनहिबिटर्स हैं। फाइन, आई होप कि आपको ये अभी चीज़ें जो समझ में आ गई होगी। नाउ स्टेप 10 की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पर हमारा एंजाइम जो था पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, काइनेज के लिए मैं K लिख रहा हूँ। तो पायरुवेट काइनेज के इसी तरह से पॉजिटिव रेगुलेटर्स यानी कि एक्टिवेटर्स होंगे और नेगेटिव रेगुलेटर्स यानी कि इनहिबिटर्स होंगे, ठीक है। तो स्टेप 10 में आप देख रहे हो कि पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम एक्ट करता है और ये क्या करेगा? फोस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करवाएगा।
अब इसके दो है रेगुलेटर्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं यानी कि एक्टिवेटर्स हैं, उनमें कौन कौन आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एएमपी, एएमपी पहले, देन सेकंड है आपका एडीपी, ठीक है, और थर्ड जो है वो है आपका फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे इनहिबिटर कौन कौन है, एटीपी है, फिर एलेनिन है, और लास्ट में आपका है तीसरा जो इनहिबिटर की तरह काम करता है, दैट इज एसिटाइल कोए, ठीक है। तो इतने जो है इसके इनहिबिटर है, और एएमपी, एडीपी और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट जो है इसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स है। अब एक चीज़ आपने नोट डाउन अगर की हो, जो आप देख सकते हो कि एटीपी सबका इनहिबिटर है और एएमपी जो है सबका एक्टिवेटर है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एएमपी इन द सेंस साइक्लिक एएमपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट अगर एग्जाम में आता है कि साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियस है एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। बट अगर मान लो एटीपी की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा इनहिबिट होगा। क्यों? क्योंकि एटीपी एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करके एंजाइम को डीएक्टिवेट करवा देगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म में आप याद रख सकते हो कि एएमपी जो है वो एक्टिवेटर है और एटीपी जो है वो इनहिबिटर है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर एटीपी का लेवल कम है तो ऑब्वियस है कि एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा, अगर एएमपी का लेवल कम है तो ऑब्वियस है कि एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के वहाँ पे चीज़ें जो है वो टैकल करनी होगी। फाइन, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको कि भाई पायरुवेट काइनेज के 3 पॉजिटिव रेगुलेटर है यानी एक्टिवेटर है, और 3 जो है वो नेगेटिव रेगुलेटर है यानी कि इनहिबिटर है। तो एक जो कॉमन चीज़ मैंने आपको क्या बताई, एएमपी जो है वो पॉजिटिव रेगुलेटर है, एटीपी जो है वो नेगेटिव रेगुलेटर है, इतना आप ध्यान रख के चलो। फाइन, तो आई होप कि आपको ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं यानी कि स्टेप 1 के जो पॉजिटिव नेगेटिव, स्टेप 3 के पॉजिटिव नेगेटिव और स्टेप 10 के पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेटर्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे। फाइन, तो आई होप कि ये सब चीज़ें जो है आसानी से आपको समझ में आ गई है अभी। चलो, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं प्रीवियस ईयर के नेट के जो आए थे उनमें से। तो हियर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उन्होंने, वो पहले हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द पायरुवेट काइनेज। देखो अभी जस्ट हमने पायरुवेट काइनेज के बारे में पढ़ा है 10th स्टेप, ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे कि फोस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है विद दिस एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, ATP इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ PK। ऑब्वियस अभी हमने बताया है कि भाई ATP जो है क्या है, नेगेटिव इनहिबिटर यानी कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, क्योंकि वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और एंजाइम को डीएक्टिवेट जो है कर देता है, राइट। तो ATP का यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है हमारा सही दिख रहा है हमें। फाइन, नेक्स्ट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ PK। देखो अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ PK, ये चीज़ हमने देखी थी, कहाँ देखी थी, PK की जब बारे में जब हम डील कर रहे थे तब हमने तीसरा पॉजिटिव रेगुलेटर जो है वो यही था हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। देन सी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ADP इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ PK। देखो ADP जो है वो इनहिबिटर नहीं है PK का, ADP जो है वो एक्टिवेटर है। तो ये ऑब्वियस है कि ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको पॉजिटिव रेगुलेटर्स और नेगेटिव रेगुलेटर्स बताए हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है और उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी के बेस पे जो है क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गया है। देन लास्ट, एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ PK। देखो
एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एलोस्टेरिक साइट पे कौन बाइंड करेगा? जो कि हमारा इनहिबिटर है, और ये मॉड्यूलेट करवा रहा है। मॉड्यूलेट करवा रहा है यानी कि एक तरह का चेंज ला रहा है। तो हम इसको भी हमने देख लिया है कि यहाँ पे एलेनिन जो है एज अ नेगेटिव रेगुलेटर जो है वो काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया है। तो इसके हिसाब से हमें पता चल गया है कि स्टेटमेंट ए, बी और डी जो है वो हमारे सही स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है करेक्ट आंसर कहलाता है इस केस में। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें है वो क्लियर हो गई होगी। चीज़ों में कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट चीज़ें याद रखनी है कि कौन पॉजिटिव रेगुलेटर है और कौन नेगेटिव रेगुलेटर है, यानी कि कौन एक्टिवेटर है और कौन इनहिबिटर है। फाइन। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एटीपी। देखो यहाँ पर बता क्या रहा है कि एटीपी का लेवल बढ़ रहा है। सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एटीपी एंड सिट्रेट ऑन एन इरिथ्रोसाइट अंडरगोइंग ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस। तो इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, राइट। आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस जब हो रहा है तो यहाँ पर कंडीशन क्या बताई है कि भाई एटीपी का जो लेवल है वो और सिट्रेट आयंस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो दोनों क्या है? दोनों इनहिबिटर्स ही है, क्योंकि हमने देखा है एटीपी तो इनहिबिटर है ही, राइट। एटीपी का लेवल हाई होगा तो ऑब्वियस है कि आप देखोगे कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम होने वाली है। इन द सेम वे सिट्रेट का भी लेवल बढ़ रहा है। तो अगर ये मैं बात कर लेता हूँ तो एटीपी का लेवल और सिट्रेट का लेवल बढ़ता है तो ये कौन से एंजाइम को इफेक्ट करेगा? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इफेक्ट करेगा, राइट। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि आपका ग्लाइकोलिसिस जो है वो अफेक्ट होने वाला है। फाइन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो कि इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ से हमें देख के थोड़ा तो कुछ पता चल रहा है कि यस ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, बट चलो हम आगे की बात कर लेते हैं। इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलिसिस, ऑब्वियस है कि ये दोनों तो इनहिबिटर है तो स्टिमुलेट्स करने की बात आती ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है। थर्ड, द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑब्वियस है कि ये फिर से गलत स्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि थर्ड स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है और उसके अंदर का एंजाइम अगर इफेक्ट होता है तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल भी इफेक्ट होगी ही होगी। फाइन। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा फिर से गलत हो गया। नाउ फोर्थ, द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, तो ये तो बात बनती ही नहीं है कि इंक्रीजेस ग्रेजुअली करके कुछ आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एटीपी का लेवल भी हाई है, सिट्रेट का लेवल भी हाई है, तो इससे क्या होगा? साइक्लिक एएमपी के लेवल जो है वो कम हो गए हैं और हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स है उनके लेवल्स कम हो गए हैं और जो नेगेटिव रेगुलेटर्स है उनके लेवल हाई है। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो नेगेटिव रेगुलेटर्स के लेवल अगर हाई है तो ऑब्वियस है कि ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट होने वाला है। Fine. So this is what actually these are the questions which are asked from this particular topic, that is regulation of glycolysis. आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो जस्ट मैंने 3 स्टेप बताए वो ध्यान रख लेने हैं, एज वेल एज मैंने जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स बताए वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक, आई होप कि वो जो अगर 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर जाओगे। देयर इज़ नो इशू व्हेन यू आर नॉट डन विद दिस पर्टिकुलर। अगर आप ये चीज़ नहीं करके जाते हो तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 4 मार्क का आता है क्वेश्चन तो लॉस होगा, बट जब आप ये टॉपिक कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स तो पक्के हैं। फाइन, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर हो गई होगी। एंड इफ़ यू हैड लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।